Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about minorities, the criteria according to which minority status is determined in India. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कौन है माइनॉरिटीज हमारे देश के अंदर। तो देखिए, ये शब्द माइनॉरिटीज हमारे संविधान में कुछ कुछ जगहों पे प्रयोग किया गया है, जैसे आर्टिकल 30 में, बट कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। और फिर भारत सरकार ने एक कानून बनाया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो फिर ये जरूरी हो गया कि भारत सरकार डिफाइन करे कि हु आर माइनॉरिटीज। तो भारत सरकार ने इसी कानून के सेक्शन 2C के अंतर्गत डिफाइन किया कि कौन कौन सी कम्युनिटीज माइनॉरिटी कही जाएंगी। तो कानून है, उस कानून में कही गई बात कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इस कानून के सेक्शन 2C की मदद से भारत सरकार ने 1993 में, कानून आया था 1992 में, 1993 में भारत सरकार ने इस कानून के अंतर्गत डिक्लेयर किया कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज विल बी कंसिडर्ड माइनॉरिटीज। बहुत बाद में साल 2014 में भारत सरकार ने जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया अंडर दिस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। जैन्स को पहले क्यों नहीं मिला था माइनॉरिटी स्टेटस, डिस्पाइट बीइंग न्यूमेरिकली वेरी लेस इन नंबर। आप देखें तो मुस्लिम्स भारत में लगभग 14% के आसपास है, क्रिश्चियंस 2% के आसपास, जैन सिर्फ 0.4% ही थे या हैं। लेकिन उनको माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए नहीं दिया गया था अर्लियर, क्योंकि भारत सरकार की सोच ऐसी थी कि जैन कम्युनिटी का जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, लाइफस्टाइल है, वो हिंदू से काफी मिलता जुलता है। सो दे शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ वाइडर हिंदू रिलीजियस अम्ब्रेला ओनली। प्लस वो सोशल एंड इकोनॉमिक तौर पे काफी मजबूत भी हैं। माइनॉरिटी स्टेटस देने के पीछे मकसद क्या है कि फिर उनके लिए अलग से वेलफेयर स्कीम चलाया जाए, भारत सरकार उनके लिए थोड़े से अलग से प्रोविजंस लेकर के आए। लेकिन चूंकि जैन तो पहले से सोशली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो उनको इस तरह की कोई प्रोविजंस की, बेनिफिशियल सपोर्ट की कोई जरूरत थी नहीं। और इस कारण से भारत सरकार ने 1993 में फैसला किया था कि जैन्स को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। बट धीरे धीरे अक्रॉस द कंट्री जैन ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड करना शुरू किया कि नहीं, हमें भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। तो बाद में साल 2014 में भारत सरकार ने जैन कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी टैग दे दिया। तो यहां से समझ आने वाली बात यह है कि माइनॉरिटी स्टेटस तय करती है भारत सरकार एज पर दिस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। और भारत सरकार ने अभी तक रिलीजन के बेसिस पे ही माइनॉरिटी स्टेटस दिया है कुछ कम्युनिटीज को। रिलीजन हैज बीन द बेसिस। और भारत सरकार ने जो भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया है वो ऑल इंडिया लेवल पे दिया है, यानी कि मुस्लिम चाहे कहीं का भी हो, भारत के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, उसको माइनॉरिटी कहा जाएगा। क्रिश्चियन चाहे कहीं पे का भी रहने वाला हो, भारत सरकार की नज़रों में वो माइनॉरिटी है। इसमें एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड जूस कम्युनिटी एज माइनॉरिटी इन देयर स्टेट, क्योंकि जूस की संख्या वहीं पे है थोड़ी बहुत, बाकी तो भारत में कहीं और है भी नहीं। तो महाराष्ट्र सरकार ने जूस कम्युनिटी को अपने स्टेट में स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है। बट हमारे देश में माइनॉरिटीज रिलीजन के बेसिस पे ही है, भारत सरकार तय करती है। एक एक्सेप्शन है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपने लेवल पे डिक्लेयर किया है माइनॉरिटी। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी स्टेटस।
दो इंपॉर्टेंट केस हैं। पीएमए पाई फाउंडेशन केस ऑफ 2002 यानी कि साल 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पर्पस के लिए, यानी कि जो आर्टिकल 30 है संविधान का, जहां पे बात की गई है कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली उनके राइट टू क्रिएट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज की बात की गई है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। वो माइनॉरिटी जो आर्टिकल 30 में बात की गई है, इट शुड बी डिसाइडेड ऑन स्टेट टू स्टेट बेसिस। वो ऑल इंडिया लेवल पे माइनॉरिटी नहीं डिक्लेयर होना चाहिए एक बार में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस टीएमए पाई फाउंडेशन केस को रीइटरेट किया बाल पाटिल केस 2005 में, जहां पे उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एज ए यूनिट। अब ये क्या मामला है, इसको ठीक से समझने के लिए आप एग्जाम्पल सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे कुछ मामले पहुंचे जहां पे एक सिख इंस्टीट्यूशन, सिख एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पंजाब के अंदर माइनॉरिटी स्टेट्स पाया हुआ था। अब पंजाब के अंदर सिख तो मेजॉरिटी में है, लेकिन वहां का जो सिख माइनॉरिटी सिख एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ था। सिमिलरली क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस इन नागालैंड एंड मिजोरम वे आर कंसिडर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जबकि यहाँ पे तो क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ट्राइवेस्टी ऑफ जस्टिस, ये तो मजाक बन गया कि आप जहां पे जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उस कम्युनिटी के ही इंस्टीट्यूशंस को आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन टैग दे रहे हैं। अब पंजाब के अंदर आप सिख इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं कि माइनॉरिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट शुड बी द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी स्टेटस फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाइक आर्टिकल 30, जबकि भारत सरकार ने अलग से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंतर्गत माइनॉरिटीज को डिफाइन किया हुआ है रिलीजन के बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल पे। तो अब क्या सिस्टम फॉलो होता है भारत में माइनॉरिटीज के लिए, वो समझ लेते हैं। अंत में कंक्लूजन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत फॉर नेशनल स्कीम्स या वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज ऑल इंडिया लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया है भारत सरकार ने रिलीजन के बेसिस पे। तो अगर किसी को माइनॉरिटी कम्युनिटी में डाला गया है, जैसे कोई इंसान अगर मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो उसको माइनॉरिटी माना जाएगा अंडर दिस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट। जो तमाम नेशनल स्कीम्स हैं या वेलफेयर स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, उसको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 क्या कहता है? ये माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करता है टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे टॉक्स अबाउट बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 के पर्पस के लिए जो माइनॉरिटी होगी वो स्टेट बाय स्टेट डिटरमाइन होगी। किसी स्टेट में किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी कहा जा सकता है, दूसरे में नहीं कहा जा सकता। तो बेसिकली संविधान का जो आर्टिकल 30 है उसके डेफिनेशन के हिसाब से इवन अ हिंदू इंस्टीट्यूशन कैन बी कॉल्ड माइनॉरिटी इफ इट इज इन स्टेट लाइक नागालैंड, मिजोरम, या इफ इट इज इन स्टेट लाइक पंजाब, इवन अ हिंदू इंस्टीट्यूशन कुड बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वहां पे स्टेट बेसिस पे वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि माइनॉरिटी में आ जाए। अब कैसे तय होगा कि कौन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है, कौन नहीं है, नॉन माइनॉरिटी है? तो ये केस बाय केस तय होगा। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया, तो उस केस में वो इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि हमारा आर्टिकल 30, उस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 30 वायलेट हुआ है। एंड देन जुडिशियरी विल डिसाइड कि इस पर्टिकुलर केस में उस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए या नहीं। तो आई जस्ट होप देयर इज क्लैरिटी फॉर ऑल स्कीम्स एंड अदर प्रोविजंस। माइनॉरिटी भारत सरकार तय करती है
ऑल इंडिया लेवल पे और रिलीजन को बेसिस बनाया है। फॉर आर्टिकल 30 जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्राउंड पे माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई होती हैं, यूनिट इसके लिए होगा स्टेट, यानी कि एक हिंदू इंस्टीट्यूशन भी माइनॉरिटी हो सकता है, और तय कौन करेगा तो जुडिशियरी तय करेगी केस बाय केस बेसिस पे। जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो जुडिशियरी विल डिटरमाइन। दैट इज द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटरमाइनिंग माइनॉरिटी स्टेटस इन आवर कंट्री। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्रेडाई वर्सेस वन शक्ति केस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, भारत के जो भी एनवायरमेंटल लॉज हैं दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सरल सा मतलब है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड नॉट बी conducted in such a manner that it breaches the regeneration capacity of the earth। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है अर्थ का, अपने आप को रिजुविनेट करने की कैपेसिटी है, उसको हम ब्रीच ना कर दे, इन्वायरमेंट की कैपेसिटी को ब्रीच ना कर दे। यानी कि सरल भाषा में कहें, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रोड बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, इंडस्ट्री लगाना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाना, ये सब होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट को इरिवर्सिबल तरीके से हम डिस्ट्रक्ट ना करें, ये ध्यान रखते हुए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है। दैट इज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इंश्योर कराने के लिए इट इज बीइंग फॉलोड व्हाइल ब्रिंगिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नियम बनाया गया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा किसी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का। अगर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो उसको लाने से पहले EIA किया जाए, देखा जाए कि उसका इन्वायरमेंट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, और फिर फाइनल फैसला मिनिस्ट्री करेगी, उसके डिपार्टमेंट्स करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दिया जाना है या नहीं। अगर क्लियरेंस मिल जाता है उस प्रोजेक्ट को तो फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो जो अभी तक के नियम थे उसके हिसाब से पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वेयर नॉट अलाउड। पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का सरल सा मतलब है कि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और बाद में आप क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया है, अब इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट में परमिशन के लिए जा रहे हैं। ये अलाउड नहीं था पहले नियम सरल था कि पहले आप परमिशन लेंगे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेंगे, तब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर हुआ क्या, इसी साल 2025 के मई में एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। इस केस को नाम दिया गया है वन शक्ति केस, जहां पे कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कहा कि सर हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट उसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस आने थोड़े से बाकी थे, बट हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, आप इस प्रोजेक्ट को रोकिए मत, अदरवाइज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और सुप्रीम कोर्ट ने इस वन शक्ति केस में मई महीने में फिर से दोहराया कि नो, पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आर नॉट अलाउड। आपने प्रोजेक्ट शुरू किया क्यों बिना परमिशन के? सारे परमिशंस आने से पहले ही आपने प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया? नॉट अलाउड। और इस तरीके से उन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के शुरू हो चुके थे उनको इलीगल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर क्या हुआ, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स, तो डेवलपर्स, रियल एस्टेट जो डेवलपर्स हैं उनका एक अपना ग्रुप है जिसका नाम है क्रेडाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स। उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन वन शक्ति जजमेंट, कि आपका जो वन शक्ति वाला जजमेंट है उसको दोबारा से रिव्यू करें। हमने एक दो दिनों पहले देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पे उनको दोबारा से
रिकंसिडर करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन पे सुनवाई करते हुए 3 जजेस की बेंच ने 2-1 की मेजॉरिटी से अपने पुराने फैसले को रिवर्स कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉल्ड इट्स अर्लियर वन शक्ति जजमेंट। इसका सरल सा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अलाउ कर दिया है पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस इन सम स्पेसिफिक केसेस। अलाउ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस डिनाई करना फॉर अ प्रोजेक्ट दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इज हाफ कंस्ट्रक्टेड विल बी एन इकोनॉमिक वेस्ट। तो भारत जैसे देश में जहां इकोनॉमिक रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, वहां पे आधा प्रोजेक्ट हो जाने के बाद उसको रोक देना इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये ठीक नहीं है। तो जो डेवलपर्स हैं दे शुड बी अलाउड टू पे सम पेनल्टी और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जाना उनको अलाउ होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। अब ये 3 जजेस की बेंच में 2 जजेस जस्टिस विनोद चंद्रन साहब ने और CJI BR गगवई साहब ने ये फैसला सुनाया इन फेवर ऑफ रिवर्सल कि पुराने अपने जजमेंट को रिकॉल किया जाए। बट जस्टिस उज्जल भुयान साहब ने डिसेंट दिया, ही वॉज नॉट इन एग्रीमेंट विद द रिवर्सल। उनका कहना था कि अगर हमने रेट्रोस्पेक्टिव एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अलाउ कर दिया तो इससे फिर जो लॉजिक है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का, वो लॉजिक ही डिफीट हो जाएगा। व्हाट इज द पॉइंट इन टेकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अगर हम बाद में भी ले सकते हैं? तो जो प्रिवेंटिव लॉजिक था कि कोई डैमेज ना हो उसको हम पहले ही प्रिवेंट करें, एनवायरमेंट का कोई डैमेज ना हो उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर दें बाय डूइंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, दैट प्रिवेंटिव लॉजिक इज डिफीटेड। भाई आप किसी को मार दो, जान से मार दो और उसके बाद कहो कि अब मैं क्या करूं, अब तो मर गया यार, अब तो पेनल्टी भर देता हूं। वैसे ही एनवायरमेंट के अगेंस्ट आप एकदम डिस्ट्रक्टिव एक्शन ले लो, अपना प्रोजेक्ट आधा स्टार्ट कर दो और फिर बोलो कि अब क्या करें सर, तो हो गया, तो अब थोड़ा पेनल्टी भर देता हूं। सो द पर्पस बिहाइंड environmental clearances was to prevent any environmental destruction. But if post facto या retrospective clearance is allowed, then the preventive logic is defeated. तब तो हर आदमी पहले, हर कंपनी अपना पहले प्रोजेक्ट ला देगी, बाद में बोलेगी कि ठीक है थोड़ा बहुत पेनल्टी भर देते हैं। इट विल इनकरेज इलीगल कंस्ट्रक्शन, इट विल वीकेन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अब क्या है, कोई भी प्रिकॉशन के साथ काम नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है यार डैमेज कर दो बाद में देखा जाएगा। इससे क्या है, डिजास्टर के केसेस बढ़ सकते हैं, लैंडस्लाइड अर्थक्वेक से केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हिमालयन रीजन है या वेस्टर्न घाट है वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन लोग कर देंगे और बाद में क्लियरेंसेस के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पे जो फ्रजाइल इकोसिस्टम है दैट में लीड टू राइज इन केसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। उसके अलावा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ सकता है। भारत का जो लक्ष्य है ऑफ अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवरेज, वो सब कम हो सकता है। तो ये सब तमाम नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, ऐसा हाईलाइट किया जस्टिस उज्जल भुयान साहब ने। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मेजर कंसर्न होता है सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का, और दूसरा कंसर्न होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो कल हमने सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे एक सवाल सॉल्व किया था, मेंस का आंसर लिखा था। आज आप एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यहाँ पे आप कहीं कहीं पे वन शक्ति जजमेंट के को रेफर कर सकते हैं, उसको आप इन्वोक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अलकनंदा गैलेक्सी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज ये है कि इंडिया के साइंटिस्ट्स ने एक मिल्की वे जैसा ही गैलेक्सी ढूंढ निकाला है। मिल्की वे एक स्पाइरल स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम जिसका हिस्सा है। मिल्की वे जैसा ही एक स्पाइरल स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सी ढूंढ निकाला इंडियन साइंटिस्ट ने, एंड दिस गैलेक्सी वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली यूनिवर्स, यानी कि राइट आफ्टर बिग बैंग
अर्ली फेज में ये गैलेक्सी बना था। इस गैलेक्सी का नाम रखा गया है अलकनंदा। इस गैलेक्सी को ढूंढ निकाला गया है बाय इंडियन साइंटिस्ट, बट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टेकन बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो डेटा कलेक्ट किया यूनिवर्स से, उसके बेसिस पे ये अलकनंदा गैलेक्सी को ढूंढा गया है। अभी अलकनंदा गैलेक्सी का डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, एकदम ब्रीफ में लेकिन अच्छे से समझिए। अभी तक जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन सबका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग था कि जो अर्लीस्ट गैलेक्सीज थे, यानी कि गैलेक्सीज फॉर्म्ड राइट आफ्टर बिग बैंग, दे वेयर इरेगुलर, स्मॉल एंड टर्बुलेंट। ये जो स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सी हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सीज लाइक मिल्की वे, they have started to form much later after billion years of evolution of universe। ये स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सी लाइक मिल्की वे का बनना शुरू हुआ है। बट जो अलकनंदा गैलेक्सी मिला है, ये है अर्ली यूनिवर्स का, यानी कि बिग बैंग के, अगर प्रिसाइज डाटा देखा जाए तो बिग बैंग होने के सिर्फ 1.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये बना है। येट इट इज वेरी स्टेबल, मच्योर, स्पाइरल शेप्ड लाइक मिल्की वे। तो मिल्की वे का इसको ट्विन कहा जा रहा है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी जैसा ही है और ये अर्ली यूनिवर्स में बना है, अनलाइक मिल्की वे गैलेक्सी जो बाद में बना है। तो ये जो लॉन्ग हेल्ड बिलीफ था साइंटिफिक कम्युनिटी का कि जो अर्लीस्ट गैलेक्सीज थे वो छोटे थे, इरेगुलर थे एंड टर्बुलेंट थे, वो अब चैलेंज हो रहा है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दिस अलकनंदा गैलेक्सी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about rupee breaches 90 mark. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 रुपए तक गिर चुका है, यानी कि धीरे धीरे वो डेप्रिसिएट हो रहा है। इस डेप्रिसिएशन के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, स्पेशली थ्रू FPI, दे आर कंटिन्यूअसली विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया। देखिए, भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो मेनली दो तरीके से आता है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, FDI एंड FPI। FDI इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल, क्योंकि वहां पे वो मेजर स्टेक इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस को रन करते हैं। FPI जनरली हैपेंस थ्रू स्टॉक मार्केट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इट इज कंसिडर्ड एज हॉट मनी या अनस्टेबल मनी। और अगर भारत के अंदर कोई भी इकोनॉमिक कंडीशंस अगर गड़बड़ होंगे तो FPI स्टार्ट्स पुलिंग आउट, या भारत में अगर स्थिति अच्छी है, दूसरे देशों में अगर उनको बढ़िया रिटर्न मिलेगा तो उस केस में भी FPI स्टार्ट्स पुलिंग आउट ऑफ इंडिया। तो अभी करेंटली हो क्या रहा है कि भारत की इकोनॉमिक स्थिति ठीक ही है, इंडियन स्टॉक मार्केट इज स्टेबल ओनली, बट US मार्केट इज ऑफरिंग बेटर रिटर्न। US के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है US गवर्नमेंट का, वहां पे हायर यील्ड्स मिल रहे हैं, इसीलिए FPIs आर पुलिंग आउट ऑफ इंडिया गोइंग बैक टू US। तो जब FPI पुल आउट करेगा इंडिया से तो देश के अंदर डॉलर की कमी होगी, जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर महंगा होगा ही, एंड दैट इज द रीजन व्हाई रुपी इज डेप्रिसिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। दूसरा, RBI के स्टैंड की बात की जाए तो RBI भी यहाँ इंटरवीन कर सकती थी रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए। RBI के पास अभी अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि RBI का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर गया, तो हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। RBI चाहे तो अपने फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ा सा डॉलर निकाल करके मार्केट में रिलीज कर सकती है, जिससे डॉलर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए और रुपया डेप्रिसिएट होना रुक जाए, रुपया थोड़ा स्टेबल हो जाए। बट RBI ने बहुत ज्यादा इंटरवीन किया नहीं है। RBI इज अलाउइंग ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ रुपी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है, बेसिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, कि ग्रेजुअल वीकनिंग हो डोमेस्टिक करेंसी का तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो अमेरिका ने हाल फिलहाल में हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट बिजनेसेस को नुकसान हो रहा था। अब अगर रुपया कमजोर होगा तो हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। तो जो डैमेज हो रहा था बिकॉज ऑफ टैरिफ रेट इंक्रीज बाय द US, उसको कुछ हद तक ऑफसेट किया जा सकता है विद डेप्रिसिएटिंग रुपी। बट ऑफ कोर्स इसके कारण एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कि महंगाई आती है। बट महंगाई तो ऐसे भी कम है अभी, महंगाई वैसे भी अभी हमारी इकोनॉमी में कम चल रहा है। तो इस कारण से
रुपया को भी धीरे धीरे गिरने देना ही समझदारी है, विच आरबीआई हैज अलाउड टू। आरबीआई हैज रिफ्यूज टू इंटरवीन टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द रुपी, फेवरिंग ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन। तो ये जो क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आई जस्ट होप आपको उसका सीधा सीधा एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। भारत से अगर डॉलर बाहर जाएगा, एफपीआई आउटफ्लो होगा, तो रुपया कमजोर होगा ही। जब रुपया कमजोर होगा तो एक्सपोर्ट को फायदा होता है, और यही कारण है कि आरबीआई ने ग्रेजुअल डिक्लाइन को अभी सपोर्ट किया है, होने दे रहे हैं, जबकि आरबीआई चाहे तो उसको रोक सकती है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पे जो प्रश्न था, उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस 50%। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी का थ्रेशोल्ड लिमिट। GLP-1 रिसेप्टर सीधा सीधा डायबिटीज टाइप 2 के लिए अप्लाई होता है ट्रेडिशनली। और यहाँ पे पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि 61% लैंड इज नाउ अंडर दिस मॉडरेट टू हाई हजार्ड जोन। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।